हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल रूल्स के बारे में। और ये जो फंडामेंटल रूल है ये कम से कम 5 से 7 वीडियोस में कवर होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो इसमें से पूछा ही जाएगा, बाकी मोर देन 10 भी हो सकता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं फिर। इसमें से भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चैप्टर से रिलेटेड। तो चैप्टर 4 में पे है, एडिशन टू पे है चैप्टर 5 में, और डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया है किसमें, चैप्टर नंबर 7 में। डिसमिसल रिमूवल एंड सस्पेंशन है चैप्टर नंबर 8 में। रिटायरमेंट 9 में। लीव पहले थी, अभी हटा दी गई है, पर लीव के लिए क्या है, ब्लैंक स्पेस है, तो लीव 10 नंबर में थी पहले। ज्वाइनिंग टाइम जो होता है, जैसे एक स्टेशन से जाके हम दूसरे स्टेशन पे ज्वाइन करते हैं, तो वो नंबर 11 में है। फॉरेन सर्विसेज नंबर 12 में है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिसको आप याद रखना पे के लिए। एक तो हो गया पे से रिलेटेड चीज़ें, दूसरा डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया ये देख लेना, रिटायरमेंट, डिसमिसल रिमूवल एंड सस्पेंशन चैप्टर नंबर 8 देख लेना, और ज्वाइनिंग टाइम नंबर 11, फॉरेन सर्विसेज नंबर 12। तो ये 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर के मतलब किस चैप्टर में क्या चीज़ आती है ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं अब। इसमें सबसे पहले बताया गया है ये जो फंडामेंटल रूल है ये कब फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1922 को ये इफेक्ट में आया था। आप देखेंगे ये अप्लाई किन पे होते हैं, ऐसे जितने भी मतलब ये ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सैलरी कहाँ से आती है, सिविल एस्टीमेट से आती है। और ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ जिन पर प्रेसिडेंट समान रूप से मतलब ऐसे कोई स्पेशल ऑर्डर पास करके इन पे लागू करना चाहता है, तो वो आ जाते हैं इसमें। बस इसमें कौन है कि ये ऐसे जो आर्मी, जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, और ये क्या बोलते हैं अपने आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ दी गई है, ये आर्मी या मरीन रेगुलेशंस पे अप्लाई नहीं होती हैं। फ़िलहाल ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे भी अप्लाई नहीं होते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स की तरह इसमें भी क्या है, मतलब जो बाकी जो टॉपिक्स थे उनमें उनकी तरह इसमें भी चैप्टर 1 में क्या था, इंट्रोडक्शन था, और चैप्टर 2 में क्या है, डेफिनेशंस दी गई है। तो एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्या दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर में ये चीज़ें, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे शासन करता है उसे हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो ये आर्टिकल 239 के तहत जो प्रेसिडेंट मतलब अपॉइंट करता है जिसको, वो है। उसके बाद एक चीज़ अलॉटमेंट देख लेते हैं। अलॉटमेंट क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रहने के लिए कुछ एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो एकोमोडेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसमें आता है 1B में है अलॉटमेंट से रिलेटेड। अलॉटमेंट क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रहने के लिए जो डिपार्टमेंट है मतलब गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, रेसिडेंस देगी। जैसे वो रेजिडेंस हो सकता है वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करे, या फिर लीज पे ले, या कहीं से रिक्वेजेशन के मतलब किराए पर लिया गया हो। इनमें से किसी भी तरह उनको क्या करके ऐसे लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को रहने के लिए देगी। वो रहने के लिए रीज़न ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो कहीं भी एनीवेयर पैन इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद उसको रहने के लिए एकोमोडेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया से ज्वाइन करने आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स को। 4th नंबर में देखते हैं इसमें हम कैडर की डेफिनेशन। कैडर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट क्या किसी भी मतलब उसका ये कह सकते हैं हम, डिपार्टमेंट या सर्विसेज में कुल कितनी मतलब मेंबर हैं, कुल कितनी ताकत है उसकी, स्ट्रेंथ आप सर्विस कह सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक IAS एक कैडर होता है, IPS एक कैडर होता है, और क्या होता है कैडर, PCS भी एक कैडर है। जो हमारे PCS के जो मतलब सपोज करिए कि कोई UP PCS में लगता है, SDM बनता है, तो उसको काफ़ी सालों तक IAS कैडर नहीं मिला दिया जाता है। ऐसे सेम अगर वो DSP बनता है UP PCS के थ्रू, तो क्या होता है कि उसको अभी स्टेट कैडर ही मिला रहता है। जब ऑल इंडिया कैडर मिलता है तो उसका प्रमोशन बहुत फास्ट होने लग जाता है, और ऑल इंडिया कैडर मिलने तक शायद उसकी सर्विस भी एटलीस्ट 20 से 25 साल हो ही जाती है।
तब तक स्टेट कैडर के में जब तक रहता है उसका प्रमोशन बहुत डिले रहता है तब तक। तो ये कैडर, इसमें मेन चीज़ हमें देखना है कि कैडर क्या होता है। और कैडर से एक एग्जांपल देना चाहूँगा कैडर के लिए, कि मान लीजिए कि किसी एक मान लो उत्तर प्रदेश में कुल आईएएस को डेपुटी मतलब कुल आईएएस कितने हैं, 200 हैं। सपोज करिए 200 आईएएस हैं, जिनमें से 50 अंडर ट्रेनिंग है और 150 क्या कर रहे हैं, अभी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर ये जो अंडर ट्रेनिंग है ये भी इंक्लूड किए जाएंगे कैडर के अंदर। कितने कैडर आएंगे इसमें, आईएएस का कितने कैडर हैं यूपी में, 200 कंप्लीट होंगे। इसमें हम देखते हैं कंपनसेटरी अलाउंसेस की डेफिनेशन। कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है कि मान लीजिए किसी को ऐसी जगह पोस्टिंग भेज दिया जहां उसकी सैलरी में मतलब उसके एक्सपेंसेस जो है उसकी सैलरी पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ उसकी सैलरी को मेंटेन रखने के लिए एक कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप ऐसी जगह जाते हैं जैसे जहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर लिविंग का लिए आप जो रेंट दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा आपको, कंपनसेटरी अलाउंसेस दिया जाएगा। कंपनसेट मतलब वहाँ पे किया जाएगा आपकी सैलरी को। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, सैंक्चुअरी अलाउंस नहीं ऐड होता है। सैंक्चुअरी अलाउंस क्या होता है वो देख लेते हैं। सैंक्चुअरी अलाउंसेस क्या, ये उनको दिए जाते हैं जैसे जो सेक्रेटरी या अदर मतलब जैसे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन पे कोई मान लीजिए जिनसे मीटिंग्स बड़े बड़े ऑफिशियल या मिनिस्टर्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर मीटिंग करने आते हैं तो उनको ऐसे खर्चे भी बहुत ज़्यादा आएंगे। मीटिंग करने आएंगे तो उनको चाय नाश्ता भी कराना पड़ेगा, तो उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो अगर डायरेक्ट अपने पैसे से कराएगा तो उसको क्या होगा, उसकी सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट उनको ऐसे ऑफिसर्स को कुछ अलाउंसेस देती है जिसे सैंक्चुअरी अलाउंसेस कहते हैं। ये स्वागत भत्ता होता है और ये कंपनसेटरी अलाउंसेस में ऐड नहीं होता है। ये कंपनसेटरी अलाउंस अलग है और सैंक्चुअरी अलाउंस अलग है। अब देखते हैं ड्यूटी क्या क्या इंक्लूड करेगी। अगर ड्यूटी में मान लीजिए कोई छुट्टी, सर्विस एज ए प्रोबेशनर आर अप्रेंटिस प्रोवाइडेड दैट सच सर्विसेज, मतलब अगर कोई प्रोबेशनर है जिसकी प्रोबेशन के बाद सर्विस कंफर्म हो जाती है तो वो सर्विस में काउंट होगा। सेम अगर अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस के बाद अगर उसकी सर्विस कंफर्म हो जाती है तो वो सर्विस में काउंट होगा। अगर कंफर्म नहीं होती तो उसकी जो अप्रेंटिस के टाइम पीरियड था वो काउंट नहीं किया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम पे भी सर्विस काउंट की जाती है। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे हो गया, तो उस पे क्या होता है कि एक स्टेशन से मान लीजिए आप यहाँ पे थे, स्टेशन ए पे थे, आपका ट्रांसफ़र स्टेशन बी पे हो गया, तो यहाँ पे जो आने जाने का आपका ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ये मैक्सिमम 15 दिन होता है। तो इस टाइम को भी ड्यूटी पीरियड ही ड्यूटी में इंक्लूड किया जाएगा। और क्या कहता है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर ट्रेनिंग इन इंडिया, कोई भी कोर्स चल रहा है या कोई ट्रेनिंग चल रही है उसको भी ड्यूटी में ट्रीट किया जाएगा। इन केस ऑफ ए स्टूडेंट स्टिपेंडरी ट्रेनिंग आर अदरवाइज हु इज इंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड टू द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑन पासिंग थ्रू ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग एट यूनिवर्सिटी कॉलेज आर स्कूल इन इंडिया ड्यूरिंग इन द इंटरवल बिटवीन द, ये लास्ट वाली लाइन देखना इसमें, ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड हिज एजम्पशन ऑफ ड्यूटीज़। इट मीन्स अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जैसे एनडीए में होता है कि उसको 3 साल पहले क्या कराया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद उसे डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है आईएमए के लिए, मतलब उसे भेज दिया जाता है। तो एनडीए में उसकी, ये एनडीए तो इसमें नहीं आता है लेकिन एनडीए में, इसको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एनडीए में जो उसकी एजुकेशन ली है, उसने जो ट्रेनिंग ली है वो काउंट नहीं होगी। वो कब काउंट, उसके बाद जब एनडीए से पास आउट करने के बाद वो आईएमए के लिए जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पीरियड है, जो मतलब उसने यहाँ पे अर्न लीव भी अवेल करी है, तो वो भी क्या होगा, ड्यूटी का टाइम ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा। लेकिन जब तक वो कोर्स कैडर में था, स्टूडेंट था, तब तक वो चीज़ें काउंट नहीं होती थी उसमें। एक बार ड्यूटी में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा था ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी में क्या क्या इंक्लूड होता है वो तो देख लिया था, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है वो देखते हैं एक बार। जैसे कोई सस्पेंशन पीरियड है, उसके बाद उसे पनिशमेंट दे दी गई है, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में चला जाता है।
वो पीरियड, तो उसको ड्यूटी में काउंट नहीं किया जाता है। और क्या होता है, अनऑथराइज एब्सेंस होती है, मतलब एक हो गया सस्पेंशन पीरियड हो गया, उसके बाद हो गया अनऑथराइज एक्सपेंस, अनऑथराइज एब्सेंस हो गया ये अनऑथराइज UA। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी मतलब कोई एम्प्लॉई है छुट्टी पे जाता है और वो वहाँ पे जाके क्या करता है, लीव, मान लीजिए 15 दिन की EL छुट्टी पे गया वो, उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ पे ओवर स्टे कर लिया, तो वो भी बिना अगर गवर्नमेंट के परमिशन, मतलब बिना अपने डिपार्टमेंट्स को बताए हुए उसने ओवर स्टे किया है और डिपार्टमेंट उसको रेगुलाइज नहीं करता है, तो वो भी किस में काउंट किया जाएगा, वो भी माना जाएगा, ड्यूटी में काउंट नहीं किया जाएगा वो। ऐसे डाइज नाउन पीरियड होता है। डाइज नाउन पीरियड क्या होता है कि ऐसा पीरियड होता है, मान लीजिए आप यहाँ 1 जुलाई 2020 को ज्वाइन करते हैं और आपका क्या होता है 1 जुलाई 2022 को या 1 अप्रैल मान लीजिए 2022 को आपकी सर्विस में आप ऐसे विदाउट, मतलब ऐसे अब्सेंट हो जाते हो विदाउट, बिना बताए, या फिर ऐसे कोई चीज़ें कर देते हो, जैसे छुट्टी पे गए और लेट आए, और जो अथॉरिटी है उसने क्या किया कि उस पीरियड को, जब आप मतलब प्रेजेंट नहीं थे उस पीरियड को क्या कर दिया, डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें यही जो बीच का पीरियड होता है, मान लीजिए 1 जुलाई से लेके आप 1 जुलाई से अब्सेंट थे और 10 जुलाई को आए वापस, तो 1 से 10 जुलाई के बीच का जो पीरियड है वो डाइज नॉन डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ का ये जो पीरियड होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा ड्यूटी में। इसको आगे हम और क्लियर करेंगे आगे, मतलब लेक्चर्स में। लीव विदाउट पे होगी, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है उसको भी काउंट नहीं किया जाता है ड्यूटी के टाइम, ड्यूटी में काउंट नहीं होगा वो। और अगर किसी ऑफिसर को क्या होता है कि इम्प्रिजनमेंट किया जाता है या पब्लिक कस्टडी मिलती है, तो भी वो काउंट नहीं किया जाएगा, किसमें, ड्यूटी में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर मेडिकल अनफिटनेस होती है आफ्टर लॉन्ग इलनेस, तब भी वो क्या होगा, ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चला जाएगा इन दैट केसेस। और एक चीज़ देखते हैं कि कोई अगर एम्प्लॉई EL जाता है या कैजुअल लीव जाता है या फिर मेडिकल लीव जाता है, तो उसमें क्या होता है, ड्यूटी आवर नहीं काउंट होता, पर सर्विस में उसकी जो मतलब ये चीज़ें हैं वो काउंट होती हैं। वो इसमें क्या होगा कि सर्विस में काउंट होगी, पर ड्यूटी आवर में काउंट नहीं होगा। इसमें ड्यूटीज़ में तो काउंट होंगी उसकी वो, पर ड्यूटी आवर में काउंट नहीं होगा। इतना ये बेसिक में नहीं आएगा क्वेश्चन, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। अब एक चीज़, एक डेफिनेशन आती है फ़ीस की। फ़ीस क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा काम है जो गवर्नमेंट कराती है, मान लीजिए ऐसे किसी वकील को हायर किया, किसी डॉक्टर को या इंजीनियर को हायर किया, तो वो क्या करता है, इस पे जो गवर्नमेंट है वो उनको सैलरी देती है, मतलब कुछ फ़ीस देती है, पैसा देती है, उसे कहते हैं हम फ़ीस। और अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का डॉक्टर है, गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट, वो ऑलरेडी वो वर्क कर रहा है, वो अगर कहीं फ़ीस लेता है तो उससे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट, ये फ़ीस क्या होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, अगर कोई मान लीजिए कोई वकील है या कोई गवर्नमेंट ऑलरेडी, मतलब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कोई वकील है या डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो ऐसे कोई काम कर रहा है और उसको एक्स्ट्रा कोई काम करना है, मान लीजिए फ़ीस लेके, तो वो गवर्नमेंट से पहले अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेगा। परमिशन लेने के बाद उसका कुछ पैसा उसे डिपार्टमेंट्स को भी देना पड़ेगा। और फीस भी क्या होती है, इसमें भी इनकम टैक्स कटता है। और फीस में क्या चीज़ें काउंट नहीं होगी, इसमें ये चीज़ें दे रखा है। मान लीजिए आपके पास कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से हो रही है या डिविडेंड से हो रहा है या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ से हो रहा है, तो ये फीस नहीं काउंट होगी, ये आपके ऑन रिसोर्सेज से इनकम है। और किन चीज़ों पे आपको फ़ीस नहीं काउंट, मतलब इनमें जो पैसे मिल रहे हैं, आपको अर्निंग हो रही है, वो एज ए फ़ीस वो कब नहीं देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम लिटरे लिटरेरी से हो रही है, कल्चरल से हो रही है, या फिर आर्टिस्टिक से हो रही है, या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एफर्ट से हो रही है इनकम। एंड अगर मान लीजिए आप कोई अच्छे खिलाड़ी हैं और किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से आपको कोई इनकम मिली, तो भी वो क्या होगा, गवर्नमेंट को आपको उसमें से जो आपको मतलब अर्निंग हुई है, फीस मिली है, उससे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है उसमें। फ़ीस को हम ऑनरेरियम के साथ आगे और कवर करेंगे, इसका एक मतलब कंप्लीट टॉपिक होगा।
एटलीस्ट 5-7 मिनट का तो होगा ही, इसको हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद आता है फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस क्या होती है कि मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉई है, उसकी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है, वो उसको मतलब पैसा कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आता है। अब फॉरेन सर्विस में यही नहीं काउंट होती कि वो अब्रॉड चला जाता है, वो आउट ऑफ मतलब इंडिया चला जाए काउंट सर्विस करने के लिए। उसमें अगर मान लीजिए आउट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है, या कोई जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लीजिए कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, उसको पैसा कहाँ से आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है, लेकिन वो चला जाता है कहीं स्टेट गवर्नमेंट में, किसी स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे चला जाता है, तो उसको पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। तो अब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ रहा है, उसको अर्निंग नहीं हो रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो अब क्या होगा, वो फॉरेन सर्विस में ट्रीट किया जाएगा। ये इसका मतलब फॉरेन सर्विस होगी, मतलब अपने डिपार्टमेंट्स को छोड़ के अगर कहीं ऐसी जगह जाता है, वो डेपुटेशन भी जाता है, तो उसे क्या किया जाएगा, कहा जाएगा फॉरेन सर्विस में कहा जाएगा, जब उसका पैसा जो उसकी सैलरी है या भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ रहे हैं। अब इसमें स्टेट्स को भी दिया है, यूटीज़ को भी दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसने कहा है कि अगर आप किसी स्टेट के एम्प्लॉई हो और आप उसी सेम स्टेट, मान लीजिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, ऐसे कोई भी मान लीजिए एक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मान लो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में एएसओ है, एएसओ की पोस्ट पे है। अब ये जाता है मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट में, तो इसका ये जो सेंट्रल का ये कहाँ से चेंज हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चेंज होकर ये कहाँ जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जा रहा है। तो उसको क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एज अ फॉरेन सर्विस ट्रीट किया जाएगा। सेम अगर स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उसको पैसा हट के कहाँ से मिल रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल रहा है, तब भी ये फॉरेन सर्विस में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर वो सेम ही डिपार्टमेंट में मान लीजिए सेम स्टेट में कहीं अलग जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का कर्मचारी है, मान लीजिए एम्स नहीं, एम्स नहीं, अगर मान लीजिए ऐसी कोई संस्था है यूपी गवर्नमेंट की, जिसमें वो पहले ऑलरेडी एम्प्लॉयड, मतलब ऐसे कोई AA है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और वो किसी दूसरी सेम यूपी के गवर्नमेंट में, जहाँ से उसको स्टेट से आता है, यूपी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आता है पैसा, वहाँ पे जाके ज्वाइन करता है AA की पोस्ट पे या अदर किसी पोस्ट पे, तो वो फॉरेन सर्विस में ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, डेपुटेशन पे ट्रीट किया जाएगा। और अदर केसेस में डेपुटेशन भी जाता है, तो उसे फॉरेन सर्विस में ट्रीट किया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो कहीं जाता है, PSU में जाता है, या कहीं ऑटोनॉमस बॉडीज़ में जाता है, या अदर जैसे ऐसी हैं स्टैचुरी बॉडीज़ में जाता है वर्क करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें सैलरी जो वो सेल्फ रिलायंट है, मतलब वो आत्मनिर्भर है सैलरी के ऊपर, वहाँ से सैलरी मिलती है, तो वो क्या होगा, फॉरेन सर्विस में भी ट्रीट किया जाएगा। अब मैंने इसके पहले फ़ीस की बात करी थी, अब यहाँ पे आता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है कि जैसे इसका पैसा जो होता है, ये किसी को ऑनर करने के लिए दिया जाता है ऑनरेरियम। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या मतलब जिस भी टेरिटरी में है, वो वहाँ से दिया जाता है इसको। फीस का पैसा कहाँ से दिया जाता था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट से नहीं दिया जाता था, लेकिन ऑनरेरियम को दिया जाता है। इसमें क्या होता है, स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा से जो मतलब कोई वर्क करने के लिए वॉलंटियर होता है, उसको दिया जाता है। इसमें कोई रेगुलर एम्प्लॉयर नहीं होता है इसमें। एक चीज़ याद रखना कि ऑनरेरियम तभी दिया जाएगा जब वर्क वॉलंटियर किया गया हो। ऐसा नहीं कि अगर आपको बुलाया गया और आपने फिर वर्क किया और उसकी फ़ीस ली तब ऑनरेरियम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्क वॉलंटियर होना चाहिए तभी ऑनरेरियम दिया जाएगा आपको। और उसमें क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगनी चाहिए आपकी, स्पेशल काइंड ऑफ वर्क होना चाहिए, तब आपको कंपनी अथॉरिटी करेगी, क्या करेगी, ऑनरेरियम से ऑनर करेगी आपको। इसमें इनकम टैक्स लगता है। अब ज्वाइनिंग टाइम की डेफिनेशन आती है, इसको हम देख ही चुके हैं कि मान लीजिए अगर कोई ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाता है, तो उसके बीच में जाने के लिए जो उसको टाइम मिलता है उसे ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। ये मैक्सिमम 15 दिन का होता है। लीव सैलरी मीन्स मंथली अमाउंट पेड बाय टू, मतलब लीव पे रहने पे जो सैलरी मिलती है उसे लीव सैलरी कहते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है लियन से रिलेटेड। लियन क्या होता है कि लियन क्या होता है, जो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है,
वो टेम्परेरी, मान लीजिए टेम्परेरी कहीं गया है, कहीं अदर ड्यूटी पे गया है, तो उसकी जो मतलब बेसिक ड्यूटी है, जो मान लीजिए कोई एएसओ के पद पे किसी डिपार्टमेंट में है और वो जाता है डबल एओ के पद में किसी अदर डिपार्टमेंट में जाता है, तो वो अपनी पोस्ट पे क्या होता है, लियन मेंटेन रखता है। मतलब उसका उस पद से उसका अधिकार ख़त्म नहीं होगा जब तक वो वापस मतलब या तो उस जिस अदर डिपार्टमेंट में गया उसमें रेगुलराइज हो जाता है तब होगा ख़त्म, अदरवाइज उसका लियन जो है बना रहेगा। सेम अगर कोई टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, तो उसका कुछ दिन तक यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में लियन बना रहेगा। मान लीजिए कि इस डिपार्टमेंट में उसको जॉब अच्छी नहीं लगती है, तो वो वापस से इस डिपार्टमेंट में आके ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कुछ टाइम पीरियड होते हैं, मान लीजिए 2 साल होता है या किसी का 1 साल हो गया, किसी मतलब ये मोस्टली तो 2 साल होता है, ये प्रोबेशन पीरियड तक होता है। आपको लियन को मेंटेन मतलब लियन कब आप पे लागू अप्लाई होगा, जब आपने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया हो। जैसे किसी मोस्टली डिपार्टमेंट में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, अगर आपने 2 साल का वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है तब आपको वहाँ पे लियन अप्लाई हो जाता है। और लियन किन किन कंडीशन में रहेगा, मान लीजिए आप अदर कहीं जाते हो डेपुटेशन पे या फॉरेन सर्विस में जाते हो, तब आपका उस पोस्ट पे लियन रहेगा। वापस आके आप उस पोस्ट पे मतलब आप उस पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कब रहेगा, पीरियड आप ऑप्शंस में रहेगा। मान लीजिए आप लीव पे गए हो या किसी अदर वर्क के लिए कहीं ट्रेनिंग के लिए गए हो या अदर किसी काम से गए हो, आप उस स्पेसिफिक टाइम पे एब्सेंट हो, तब भी आपका लियन उस पोस्ट पे मेंटेन रहेगा। अगर आप किसी टेन्योर पोस्ट पे कुछ दिन के लिए अपॉइंटेड हो तो भी आपका लियन मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप परमानेंट कहीं एब्जॉर्ब हो जाते हो, आप कहीं डेपुटेशन पे गए और परमानेंटली उस यूनिट मतलब उस डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हो गए, तो आपका लियन वहाँ अब इस पोस्ट से ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। और ये क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड प्रोबेशनरीज को नहीं मिलता लियन। जब आपका मतलब पीरियड प्रोबेशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तभी आपको लियन मेंटेन करने के लिए मिलता है। अभी बाकी चीज़ इसमें दिया है, मिलिट्री ऑफिसर का मतलब मिनिस्ट्रियल सर्वेंट का मतलब दिया है, मंथ्स का मीन्स कैलेंडर मंथ हो गया। ऑफिशिएट के बारे में देख लेते हैं। ऑफिशिएट क्या होता है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन है कुछ दिन के लिए वो छुट्टी पे गया है या कहीं मतलब कहीं अदर डिपार्टमेंट से कुछ समय के लिए काम करने गया है, तो उसके लिए जो उससे नीचे का अधिकारी होगा, जो ऑफिसर होगा, उस पोस्ट पर जब वो काम करेगा तो उसे कहते हैं ऑफिशिएट पोस्ट। जैसे मान लीजिए ऑफिशिएटिंग, जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उसे कहेंगे हेड ऑफिशिएटिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफिशिएटिंग एचओडी कहेंगे। तो वो होता है कि मान लीजिए उससे जस्ट नीचे के रैंक का ऑफिसर इस पर ऑफिशिएट करता है। और वापस से जब वो जो मेन ऑफिसर है वो आता है, मेन एचओडी आता है, तो क्या करेगा, वो जो ऑफिशिएटिंग ऑफिसर होगा वो वापस अपने पोस्ट पे आ जाएगा। और एक चीज़ है इसमें ओवरसीज़ पे। ओवरसीज़ पे क्या होती है कि जो हम आउट ऑफ कंट्री से मतलब कहीं जाते हैं तो वहाँ से अवेल करते हैं, तो वो ओवरसीज़ पे हो जाती है। अब पे के बारे में देख लेते हैं। पे एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ये है, इसमें कई सारे टाइप्स ऑफ पे हैं, तो वो हम देख लेते हैं पे क्या होती है। जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कोई सर्विस, तो उसको जिस पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग मतलब मिली है, मान लीजिए आप संजय गांधी पीजीआई में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे लगे, लेवल 4 की पोस्ट है ये। आपका मूल वेतन 25,500 है, बेसिक पे जो है। और इस पर आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो मान लीजिए इन हैंड आपकी सैलरी आती है 50K। तो ये जो है आपकी सैलरी जो बनेगी, ये क्या है, सब्सटेंसिव पे है आपकी। इसको मतलब पे में क्या कहा गया है, जो आपको मंथली आप ड्रॉ करेंगे ये सैलरी, इसको कहते हैं, स्पेलिंग इसकी होती है सब्सटेंसिव पे होती है। ये सब्सटेंसिव पे होती है, ये इसे कहते हैं मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अपॉइंटेड हुए हो, उस पोस्ट की जो आप पे उठा रहे हो, उसे कहेंगे सब्सटेंसिव पे। ये यहाँ पे सब्सटेंटिवली दिया गया है। और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी मतलब ऑफिशिएटिंग पे क्या होगा कि जब आप किसी पोस्ट पे ऑफिशिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपको पे मिलेगी उसे ऑफिशिएटिंग पे मिलेगी कहते हैं। और ओवरसीज़ पे के बारे में हम देख चुके हैं। स्पेशल पे क्या होती है ये देख लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है। स्पेशल पे क्या होती है, जब कोई ऐसी मतलब ये एक पोस्ट स्पेसिफिक होती है स्पेशल पे। ऐसा मान लीजिए कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई पोस्ट है जहाँ पे
हैजार्डस नेचर ऑफ वर्क है, या फिर वो वर्क है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। जैसे मान लीजिए कैशियर को कैश हैंडल करना पड़ता है, उससे मिस्टेक हुई तो उसकी सैलरी में लॉस हो सकती है, तो उस पर क्या दिया जाएगा उसको उसको दिया जाएगा, स्पेशल पे दिया जाएगा। सेम स्टेनोग्राफर है जो कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में वर्क करता है, उसको भी क्या दिया जाएगा, स्पेशल पे दिया जाएगा। और अगर कोई डॉक्टर है वो भी अगर कोई ऐसी मतलब एक्स्ट्रा वर्क करता है जिसमें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है, तो उसको भी क्या दिया जाएगा, स्पेशल पे दिया जाएगा। और स्पेशल पे क्या होता है, ये पोस्ट स्पेसिफिक होता है, ना कि पर्सन स्पेसिफिक होता है। अब देखते हैं पर्सनल पे क्या होता है। जब कोई एम्प्लॉय किसी मतलब कारण से, जैसे कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको किसी भी रीज़न से उसके सब्सटेंसिव पे में लॉस हो रहा है, मान लो जैसे कि प्रमोशन मिला उसको, और उसको एनोन जो प्रमोशन में मान लीजिए जो एनोमली आ रही है पे फिक्सेशन से रिलेटेड, तो उसमें क्या दिया जाएगा, उसको पर्सनल पे दिया जाएगा कि जो उसको लॉस आ रहा है उसको रिकवर करने के लिए। और सेम अगर पे फिक्सेशन के दौरान अगर उसको लॉस होता है तब भी उसको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, पर्सनल पे दिया जाएगा। अगर कहीं डेपुटेशन पे जाता है और वहाँ पे उसको जो सब्सटेंसिव पे में लॉस होता है तब भी उसको क्या दिया जाएगा, पर्सनल पे दिया जाएगा। तो पर्सनल पे क्या है, पोस्ट स्पेसिफिक नहीं है, यह क्या है, पर्सनल स्पेसिफिक है, ना कि पोस्ट स्पेसिफिक है। पोस्ट स्पेसिफिक पे कौन सा है, पोस्ट स्पेसिफिक पे है स्पेशल पे। अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं, सब्सिस्टेंस पे होता है। एक सब्सटेंसिव पे अलग होती है, सब्सिस्टेंस पे या अलाउंसेस अलग होता है। तो सब्सिस्टेंस पे क्या होती है, जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंडेड होता है तो उसको सब्सिस्टेंस पे दी जाएगी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देख लेंगे। एक आती है प्रिजम्पटिव पे। मान लीजिए ये क्या होती है, प्रिज्यूम समझ लीजिए उस टाइप की पे होती है। प्रिजम्पटिव पे के कब दी जाती है, जब मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है वो हायर पोस्ट पर काम करता है, वर्क करता है, बिना उस पोस्ट पे ऑफिशियली प्रमोट हुए, मतलब वो अगर ऑफिशिएट कर रहा है तो उसे प्रिजम्पटिव पे दी जाएगी। या फिर कोई लोअर एम्प्लॉई किसी वैकेंट हायर पोस्ट की या लोअर पोस्ट पे पर टेम्परेरी वर्क करता है, तब भी उसे क्या दी जाएगी, प्रिजम्पटिव पे दी जाएगी। कि वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वहाँ पे जो ऑफिशिएट मतलब कर रहा है, वो अभी जो वर्क कर रहा है उसकी पे इतनी होनी थी। प्रिज्यूम मतलब मान ली जाती है कि उसकी पे इतनी होनी चाहिए ये। बाकी स्पेशल पे हमने देख ही लिया है, ये क्या होता है, ये पोस्ट स्पेसिफिक होता है। अब सब्सिस्टेंस ग्रांट मीन्स मंथली ग्रांट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट रिसीव्ड पे आर लीव सैलरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन भी सकता है। ये किसको दिया जाता है, ये जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंडेड होता है तो उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना होता है, फर्स्ट जो 90 डेज तक होता है इसका बेसिक पे का 50%, आप बेसिक पे प्लस क्या हो मिलता है, इसे डीए मिलता है। इसके अलावा अदर कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, चाहे हाउस रेंट अलाउंसेस हो या चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस हो, मतलब कोई सा भी अलाउंसेस इसको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस तो ईयरली दिया जाता है, वो एक अलग मैटर है, मतलब हाफ ईयरली दिया जाता है जो। पर इसमें उसको ऐसे कोई जैसे पे के अलावा टीपीटी मिल रहा था उसको, साथ में हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था, या कोई पर्सनल पे मिल रहा था, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। केवल इसको बेसिक पे का 50% फर्स्ट 90 डेज तक, और क्या मिलेगा, डीए मिलेगा उसी 50% पे। अगर 90 डेज क्रॉस जाता है और उसको उसका सस्पेंशन रिव्यू किया जाता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको 75% मिलेगा, आप बेसिक पे, और इसी 75% का डीए मिलेगा उसको। और इस पे को क्या कहेंगे, सब्सिस्टेंस ग्रांट या अलाउंसेस या सब्सिस्टेंस पे मिलेगी उसको। अब मान लो क्या होता है कि सब्सिस्टेंस पे में क्या किया जाता है कि मान लो एम्प्लॉय जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये इसको मतलब पनिश दिया गया, पनिशमेंट मिला, तो उस टाइम पे जो वो 90 डेज पे था, मतलब जो 90 डेज उसका सस्पेंडेड पीरियड था, उसको जो मतलब अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, उसको ईओएल में कन्वर्ट कर देगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर देती है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है।
अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है तो क्या करेगी, उसको रेगुलराइज कर देगी और उसको सारा पे जो होल्ड किया गया था वो सारा रिकवर मतलब एरियर के रूप में मिल जाएगा। और अगर गिल्टी पाया जाता है मतलब फाउंड गिल्टी, तो उसमें क्या होगा कि उसको उस 90 डेज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट करके ये दे दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो दी गई सैलरी उसको 50% भी बेसिक सैलरी जो मतलब दी गई थी वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो रिकवर कर सकती है, वो चाहे तो इसको या फिर मतलब रिकवर ना करे कुछ इसमें। अगर एम्प्लॉय ने कॉपरेट किया हो तो उसे इंक्वायरी के दौरान अगर एम्प्लॉय कॉपरेट करता है तो उसे वेव ऑफ भी किया जा सकता है, मतलब इसमें छूट भी दी जा सकती है। तो ये होता है सब्सिस्टेंस ग्रांट मीन्स मतलब जो सब्सिस्टेंस पे है इसका मतलब होता है। अब सब्सटेंसिव पे का मतलब हमने देख ही लिया है, जो एमोलुमेंट्स हम मंथली ड्रॉ करते हैं और जिस पोस्ट के लिए हम अपॉइंटमेंट होते हैं उस पोस्ट के लिए दी जाती है। अब टेम्प्रेरी पोस्ट क्या होती है कि टेम्प्रेरी पोस्ट कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी बनाई जाती है। मान लीजिए कुछ ऐसा कोई मतलब कोई हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उसमें कुछ खराबियाँ चल रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे इंजीनियर को अडॉप्ट कर लेंगे। मान लीजिए 6 महीने के लिए हमने अडॉप्ट कर लिया उनको, तो उसके हम उनको एक रैंक दे देती है। मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रैंक देता है उन्हें कि चलो ये असिस्टेंट इंजीनियर है, कुछ समय के लिए है, परमानेंट नहीं है ये, तो उसको एज असिस्टेंट इंजीनियर ट्रीट किया जा रहा है। या फिर मान लीजिए कोई ठेकेदार है या कोई ऐसा काम चल रहा है जहाँ पे उसे मतलब टेन्योर दिया गया है, मतलब कुछ ठेकेदार मतलब कुछ टेम्प्रेरी पोस्ट के लिए, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई इंक्वायरी कमेटी चल रही है तो उसमें इंक्वायरी कमेटी का हेड जो होगा उसको क्या कहेगा, टेम्प्रेरी पोस्ट के लिए होगा, टेम्प्रेरी पोस्ट होगा उसकी। इंक्वायरी कमेटी ख़त्म हो जाएगी तो वो हेड जो होगा वापस अपने पोस्ट पे मतलब रिवर्ट हो जाएगा, वो पोस्ट ख़त्म हो जाएगी, तो टेम्प्रेरी पोस्ट होती है। एक होता है टेन्योर पोस्ट होता है, टेम्प्रेरी पोस्ट के बाद टेन्योर मतलब कि जो टेन्योर हो उसका वो होगा एम्प्लॉय का टेन्योर पोस्ट, लेकिन इसमें क्या होती है, परमानेंट होती है। और टेम्प्रेरी पोस्ट में पोस्ट ही टेम्प्रेरी होती है, तो ये याद रखना। इसमें मान लीजिए टेन्योर पोस्ट, मान लीजिए हमने देखा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो कमिश्नर होता था उसके लिए क्या होता था, 5 साल के टेन्योर होता था, मतलब जो या फिर टेन्योर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो होता था। तो इसमें क्या होगा, टेन्योर वही होता है जो उस पोस्ट पे स्पेसिफिक, मतलब मान लीजिए कोई किसी डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल के लिए टेन्योर डिसाइड किया गया, 5 साल ही प्रिंसिपल रहेगा, कोई भी एम्प्लॉय होगा मतलब कोई भी ऑफिसर होगा, जब वो उस पोस्ट पर रहेगा तो वो क्या रहेगा, 5 साल के लिए ही रहेगा। तो पोस्ट तो वो परमानेंट है, वो जाएगा कोई दूसरा आएगा, लेकिन वो टेन्योर वो क्या है, उस पोस्ट को क्या कहा जाएगा, जो मतलब उस पर ऑफिशिएट करेगा, जो उस पर होल्ड करेगा उसे क्या कहेगा, टेन्योर पोस्ट कहा जाएगा। अब एक आता है टाइम स्केल ऑफ पे। ये टाइम स्केल ऑफ पे क्या होता है, एक पे लेबल होता है, लेवल ऑफ पे होता है, जो मान लीजिए लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ऐसे जाता है। और टाइम स्केल क्या होता है, लेवल 4 पे मान लीजिए आप 25,500 पे अपॉइंटेड होते हो, उसके बाद क्या होता है आपका ये 26,000 समथिंग हो जाता है। फिर आपको और मिलता है 27,000 900 ऐसे अप्रॉक्स मिलता है, उसके बाद 28,000 ऐसे समथिंग मिलता है। तो ये जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है ना ईयरली, ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक इंक्रीमेंट जो हो रहा है आपका, जो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, इसको कहते हैं हम टाइम स्केल ऑफ पे होता है, मतलब टाइम के हिसाब से आपका स्केल बढ़ा है। और इस पे को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव पे कहते हैं, मतलब इसमें प्रोग्रेस हुआ है आपका तो इसके हम प्रोग्रेसिव पे भी कहते हैं। अब है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, जब हम अलाउंसेस का कवर करेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से देखेंगे। अब हम देखेंगे पार्ट 2, इसमें चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस देखेंगे। एफ आर 10 क्या बोलता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा जब वो अपॉइंटमेंट उसका होता है तो उससे मेडिकल सर्टिफिकेट एक बार लिया जाएगा, मतलब विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो फिजिकली मतलब उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अब उससे उस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे वो अपॉइंट हो रहा है उस पर क्या लिया जाएगा, उससे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा आप उसके हेल्थ से रिलेटेड। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या होता है कि उसका जो कंप्लीट टाइम होता है वो सरकार को डेडिकेटेड होता है, मतलब सरकार जैसे चाहे उसको यूज कर सकती है विदाउट क्लेम ऑफ एडिशनल रिम्यूनरेशन, मतलब उसको एडिशनल कोई पे या उसको ऐसा कोई भत्ता दे दिए बिना उसको चाहे तो वो यूज कर सकती है, उसका जो भी टाइम है मतलब होल टाइम उसका यूज कर सकती है। ये FR 11 है।
FR 13 बताता है लियन के बारे में, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी पर्सन का मतलब जो एम्प्लॉय है उसका लियन कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र कर सकता है इन सेम कैडर। And the lien of government of a government servant who is not performing the duties of the post of which the lien relates। इसको भी अगर डिपार्टमेंट चेंज होता है तो उसको भी कौन कर सकता है? उस पर भी लियन मेंटेन कर सकता है प्रेसिडेंट। अब FR 15A बताता है कि ये मतलब इसको याद रखना ज़रूरी है, ये चाहे याद मत रखना, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसको याद रखना। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफ़र गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट। मतलब अगर वो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है, और किस बिहाफ पे? ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी, उस डिपार्टमेंट में कमी है या मिसबिहेवियर के बेस पे, मतलब डिपार्टमेंट नहीं, उस व्यक्ति के अंदर कोई कमी है, एफिशिएंट नहीं है वो, या फिर मिसबिहेव करता है, या फिर ऑन हिज रिटर्न रिक्वेस्ट। इन 3 केसेस पे वो प्रेसिडेंट उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफ़र गवर्नमेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है उसे इन दिस, मतलब इन 3 सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। अलावा क्या दिया गया है? ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी ट्रांसफर टू आर एक्सेप्ट इन केस कवर्ड बाय रूल 49। मतलब कह रहा है इसके अलावा कोई ऐसा कोई चीज़ होगा तो वो अपने स्वेच्छा के अलावा, मतलब जब तक वो रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं देता है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। किसी दूसरे पोस्ट पे मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा उसको। FR 16 बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो required to subscribe a provident fund for a family pension fund or a similar fund in accordance with such rules as the president may by order prescribe। मतलब ये है कि अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो आगे फ्यूचर के लिए अपने कोई ऐसा फंड सब्सक्राइब करेगा जो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है उस पोस्ट के लिए, और वो उसके फैमिली के लिए भी आगे भविष्य के लिए होगा। अब ये स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई उस पोस्ट पर सैलरी तभी ले सकता है जब वो एक्चुअल ड्यूटी पर होगा, यानी कि वो लीव पर है तभी मिलेगी उसको सैलरी, पर वो ड्यूटी में लीव क्या होती है? काउंट होती है, जो लीव उसने परमिशन लिया है। लेकिन अगर ड्यूटी काउंट नहीं होती है, वो मान लीजिए कोई स्ट्राइक पे चला गया है, तो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक पे चला गया है, ड्यूरिंग स्ट्राइक विच हैज़ बीन डिक्लेयर इलीगल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अगर ऐसे मतलब स्ट्राइक पे जाता है या फिर कोई उसमें मतलब कोई ऐसी चीज़ करता है कि जिससे गवर्नमेंट को लगता है इसे कि ये अनऑफिशियली प्रेजेंट नहीं था, मतलब ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं था ये। फॉर एग्जांपल कोई बिना बताए लीव पर चला गया, या फिर स्ट्राइक पे चला गया, या डिजर्टिंग हो गया, मतलब भगौड़ा हो गया, तब उसे क्या करेगा? इस कंडीशन में उसको क्या मिलेगी? पे नहीं मिलेगी जब तक वो मतलब लीव पे जाना है, तो उसे जो EL या CL या मेडिकल लीव, जो भी अथोराइज लीव है, वो उस पे जाता है, तब उसको सैलरी मिलेगी। एक चीज़ इसमें और देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी का प्रमोशन ऑर्डर निकल आया, लेकिन अभी उसका प्रमोशन हुआ नहीं है, तो उसका जो इंक्रीमेंटेड वाली सैलरी होगी, जो मतलब उसको उस पोस्ट के लिए सैलरी मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप लेवल 4 पे अभी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पे अपॉइंटेड होते हो, और आपका प्रमोशन हो जाता है बाद में 5 साल के बाद, प्रमोशन ऑर्डर निकल के आता है मतलब जनवरी में, लेकिन आपका प्रमोशन होता है मार्च में या अप्रैल मई जून, जब भी होता है आपका, तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर, तब क्या मिलेगी आपको? जो पे है वो कब से मिलना शुरू होगी उस पोस्ट की? जब आप उस पोस्ट पे मतलब आपका उस पोस्ट के लिए प्रमोशन हो जाता है, ना कि प्रमोशन ऑर्डर की डेट से मिलेगी आपको। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस क्या होता है और डाइज नाउन क्या होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं डाइज नाउन के बारे में, और इसमें देख लेते हैं ब्रेक इन सर्विस। ब्रेक इन सर्विस में क्या होता है कि जो पिछला उसने मतलब जो उसने पिछली सर्विस करी है वो कंप्लीट ख़त्म करके उसको, अगर वो मतलब ऐसा कोई काम करता है जैसे बिना बताया अपनी पोस्ट से भगोड़ा हो जाता है, और क्या करता है
कि छुट्टी गया और आ नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट उसको मतलब जो अथॉरिटी है, कंपनी अथॉरिटी है, उसको क्या कर सकती है, उसकी जो पुरानी सर्विस है उसको ब्रेक इन सर्विस कर सकती है उस टाइम से। ब्रेक इन सर्विस के क्या क्या कंडीशन है, अगर आप कोई लीव पे गया बिना बताए, लीव पे गया और उसका लीव एक्सटेंशन नहीं होती है और वो दोबारा नहीं आया, काफ़ी दिनों तक नहीं आया, तब हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई स्ट्राइक पे गया। तीसरा क्या हो सकता है कि बिना बताए डिजर्टेड हो गया, मतलब बिना बताए भाग गया, भगौड़ा हो गया, तब उसको क्या किया जाएगा, ब्रेक इन सर्विस काउंट किया जाएगा, मतलब उसकी जो पुरानी सर्विस है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और एनपीएस के केस में क्या होगा, मैं अभी ब्रेक इन सर्विस के बारे में बता रहा हूँ। एनपीएस के केस में क्या होगा कि जो उसने पुराना एनपीएस कार्ड है, अगर वो कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब दोबारा अगर उसकी ज्वाइनिंग होती है, तो पुराना जो उसका एनपीएस कार्ड है वो अगर बंद नहीं होता, वो अकाउंट बंद नहीं होता उसका, तब दोबारा ज्वाइनिंग के टाइम के बाद उसका पुराना अकाउंट में दोबारा से जो गवर्नमेंट काटेगी, डिडक्शन करेगी और पैसा डालेगी, वो उसके एनपीएस में काउंट होगा। अदरवाइज़ जो उसका पैसा बनेगा एनपीएस में, वो उसको ड्रॉ कर दिया जाएगा जब वो ब्रेक इन सर्विस में जाएगा। और डाइज नॉन क्या होता है, डाइज नॉन एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में, मतलब जिस, मान लीजिए आप 1 जनवरी से लेके आप 1 जनवरी छोड़िए, जुलाई के पूरे महीने में आप आपका वो डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया, तो इस टाइम पे आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, उस टाइम उस मंथ की, जुलाई मंथ की लीव जो आपको काउंट होती थी वो नहीं मिलेगी। मतलब उस महीने के लिए आप कितनी, पहले 6 महीने में 15 दिन होती है ना, तो ईएल होती है, तो उस टाइम के इस 1 महीने के लिए जो आपका बनने वाला ईएल है वो नहीं मिलेगा, एचपीएल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, और वो पीरियड क्या होगा, इंक्रीमेंट में काउंट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉई है, तो वो क्या करता है कि उसकी सर्विस में डाइज नॉन लग जाता है 10 दिन का। मान लीजिए उसको इंक्रीमेंट मिलने वाला था, हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है उसकी बेसिक पे में, वो मिलना था मतलब जुलाई के मंथ में मिलना था। अभी उसका क्या हुआ कि मार्च में उसकी, जुलाई के मंथ में आने आने वाले 2-3 महीने बाद उसको इंक्रीमेंट मिलना था, पर मार्च के महीने में उसको डाइज नॉन लग जाता है बीच में। तो क्या होगा कि उसका इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगा, तो जुलाई में लगेगा, नहीं लगेगा, उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा 6 महीने के बाद, जब वो 6 महीने 1 जुलाई से लेके मतलब 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक लगातार सर्विस करता है, तब ये 6 महीने कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद उसको 1 जनवरी के मतलब जनवरी के मंथ में उसको उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो लगेगा। तो इसमें वो कितना पीछे हो जाता है, 6-7 3-4 महीने इधर पीछे हो जाता है वो, मतलब 6 महीने, एक वो जो एक इंक्रीमेंट लगने वाला था उसको अगले साल, वो जो जुलाई में फिर से लगता है, वो 6 महीने पीछे लगेगा। अगर वो मान लो जनवरी में ही कर देता तब भी उसको 6 महीने पीछे, काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा फिर। तो ब्रेक इन सर्विस डाइज नॉन ये होता है, ब्रेक इन सर्विस का मतलब ये होता है। डाइज नॉन में और एक चीज़ देख लेते हैं, इंक्रीमेंट हो गया, लीव हो गया, इसमें कोई लीव नहीं मिलेगी। पेंशन में भी ये पीरियड काउंट नहीं होगा। मान लो जो आप रिटायरमेंट के बाद आपको ओल्ड पेंशन मिलती थी या एनपीएस मिलेगा, तो जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी इसमें, और अदर भी कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, तो आपको पेंशन के लिए भी मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा। तो इस स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, कि किसी भी व्यक्ति की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो उसको, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए सर्विसेज के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है। और ग्रुप बी के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग जगह, जैसे मान लीजिए एम्स में प्रिंसिपल हुआ, संजय गांधी पीजीआई में प्रिंसिपल हुआ है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्रुप बी सर्विसेज के लिए। और ग्रुप सी के लिए उस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है उसका हेड होता है, वही उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी होता है, मतलब वही उसको डिसिप्लिनरी एक्शन में वही देखता है उसको, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ग्रुप बी के केस में क्या था, डायरेक्टर होता है। मान लीजिए कि ग्रुप बी एम्प्लॉई है, तो ये डायरेक्टर क्या होता है, डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक होती है, डायरेक्टर होता है, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक के इक्विवेलेंट होता है ग्रुप बी एम्प्लॉय के लिए। और ग्रुप ए के लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है ग्रुप ए के लिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पे एंड इंक्रीमेंट, मतलब जो चैप्टर नंबर 4 है वो देखेंगे। तब तक के लिए राम राम सभी को।